सरकारी नौकरी का सपना लेके जब आप प्रिपरेशन करने जाते हो तो आपको उम्मीद होती है कि वैकेंसी आएगी। पोस्ट खाली होती है पर सरकार वैकेंसीज़ नहीं निकालती हैं। वैकेंसी आती है तो एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। एग्ज़ाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक का प्रोटेस्ट करें तो FIR होती है। मुझे पता है इस चीज़ को लेके कुछ लोग पार्टी और सरकार के बीच में उलझना चाहेंगे। तेरी सरकार, मेरी सरकार, तेरी पार्टी, मेरी पार्टी। पर एक बात ध्यान से सुन लो आप, सरकार चाहे किसी की भी हो, सिस्टम वैसा ही रहता है। जब तक एग्ज़ाम्स में रिफॉर्म्स नहीं होंगे तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी, चाहे सरकार कितनी भी बदल लें हम लोग। जो बच्चा उस समय पैदा हुआ था, पैदा होते नेताओं के ये भाषण सुनता था इलेक्शन में। 1973 में वो बच्चा 23 साल से लेके 30 साल का हो गया था, पर वो देख रहा था कि जो सपना उसको 23 साल से सुनाया जा रहा है वो सच नहीं है। अपने इस लेख के लास्ट अंश में उन्होंने गुजरात के स्टूडेंट्स का नाम लिया है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम उन्हीं गुजरात के स्टूडेंट के द्वारा शुरू किए गए उस आंदोलन की बात करने वाले हैं जिसने गुजरात से लेके दिल्ली तक के सरकार का सिंहासन खींच लिया था। आप कहोगे कि आज क्यों बात कर रहे हो, आज ऐसा क्या हो गया है, आज इस बातों का क्या रिलेवेंस है। सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी पर सब्र करना पड़ेगा। थोड़ी सी हम बात स्टार्टिंग से कर लेते हैं। मैंने अपने 2 साल ख़राब कर दिए राजनीतिक पार्टियों को एक करने में। मैंने काफ़ी टाइम दिया कि अपोजिशन यूनाइट हो जा ताकि उनके वोट स्प्लिट ना हो, पर मुझे समझ नहीं आता कि इनके साथ क्या गड़बड़ है कि ये यूनाइट होने के बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं। और आज मैं इस कंक्लूज़न पे पहुंचा हूं कि आपको अपने लिए खुद खड़ा होना होगा। मैंने ये गुजरात में देखा है कि वहाँ के स्टूडेंट ने कैसे लोगों के समर्थन से एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज किया है। ये बातें देश के एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण साहब ने अपने एक कॉलम में लिखा था 23 अगस्त 1974 को। जयप्रकाश नारायण साहब को शॉर्ट में JP भी कहा जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया सरकार के खिलाफ, जिसे कहा गया टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। अपने इस लेख के लास्ट अंश में उन्होंने गुजरात के स्टूडेंट्स का नाम लिया है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम उन्हीं गुजरात के स्टूडेंट के द्वारा शुरू किए गए उस आंदोलन की बात करने वाले हैं जिसने गुजरात से लेके दिल्ली तक के सरकार का सिंहासन खींच लिया था। आप कहोगे कि आज क्यों बात कर रहे हो, आज ऐसा क्या हो गया है, आज इस बातों का क्या रिलेवेंस है। सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी पर सब्र करना पड़ेगा। थोड़ी सी हम बात स्टार्टिंग से कर लेते हैं। समय होता है 20 दिसंबर 1973। जगह होता है अहमदाबाद का LD इंजीनियरिंग कॉलेज। बच्चे स्ट्राइक पे उतर जाते हैं। वजह होती है मेस फीस में बढ़ोतरी, जो पहले 70 रुपया थी अब बढ़ा के उसको 100 रुपया किया जा रहा था। ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। सेम रीजन की वजह से गुजरात के दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज, दूसरे यूनिवर्सिटी में ये प्रोटेस्ट बढ़ने लगता है। 23 दिसंबर को ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होता है मौरवी इंजीनियरिंग कॉलेज में। फिर 3 जनवरी को ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होता है गुजरात यूनिवर्सिटी और LD में, तो प्रोटेस्ट चल ही रहा होता है। 3 जनवरी को पुलिस के साथ गुजरात यूनिवर्सिटी में एंड LD इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों के साथ झड़प हो जाती है। कुछ बच्चों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इससे बच्चों का गुस्सा भड़क जाता है। फिर 10 जनवरी को बच्चे स्टेट बंद बुला लेते हैं। आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। फिर 25 जनवरी को स्टूडेंट गुजरात बंद बुला लेते हैं। आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता देख इस आंदोलन को और लोग भी ज्वाइन करने लगते हैं। अब आंदोलन को चाहिए होता है एक नेता जो उनको गाइड कर पाए, तो इस आंदोलन को जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब बच्चों पे जो केस लगाए गए
उस केस को लड़ने के लिए चाहिए होते हैं लॉयर्स। इस आंदोलन को लॉयर्स ने भी ज्वाइन कर लिया और इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए कुछ जर्नलिस्ट ने भी इस आंदोलन को ज्वाइन कर लिया। मतलब बच्चों के प्रोफेसर, लॉयर्स एंड जर्नलिस्ट, इन सभी ने मिलके नवनिर्माण युवक समिति बनाया। बाद में इसी समिति के नाम पे आंदोलन का नाम नवनिर्माण आंदोलन पड़ा। आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि 28 जनवरी को इंदिरा गांधी की सरकार को आर्मी उतारनी पड़ी अहमदाबाद में, और उसी टाइम उन्होंने गुजरात के चीफ मिनिस्टर चिमनभाई पटेल का रिजिग्नेशन भी मांग लिया। 9 फरवरी को गुजरात के चीफ मिनिस्टर चिमनभाई पटेल ने अपना रिजिग्नेशन दिया। 11 फरवरी को जेपी जयप्रकाश नारायण साहब गुजरात आते हैं और इसी घटना को अपने उस कॉलम में वो लिखते हैं जिसका डिस्कशन हमने सबसे शुरुआत में किया। सीएम का इस्तीफा होने के बाद बच्चे धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन में लौटने लगे थे, बट तब तक बहुत देर हो गई होती है और पॉलिटिकल पार्टी भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गई होती हैं। प्रेशर बढ़ने के बाद जो गुजरात असेंबली थी उसको डिजॉल्व करना पड़ा। जब गुजरात असेंबली डिजॉल्व हुई उस समय उसकी टोटल स्ट्रेंथ हुआ करती थी 168, जिसमें कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे 140। 10 जून को इलेक्शन करवाया गया, 12 जून को उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट में कांग्रेस के पास 75 एमएलए बचे थे, जो कि पहले 140 हुआ करते थे। 12 जून को रिजल्ट आ रहा था और इसी दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को इलेक्शन में करप्शन के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया और ये कहानी आगे बढ़ती गई। बाद में 1974 में जयप्रकाश नारायण ने गुजरात के तर्ज पे पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के स्टूडेंट्स को और सिविल सोसाइटी के लोगों को मिला के संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन आंदोलन स्टार्ट किया और बाद में इंदिरा गांधी को हटा के जनता दल की सरकार बनाई गई। तो ये पूरी कहानी रही आंदोलन की। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये जो आंदोलन है ये तो मेस के बिल को लेके हुआ था, इसका आज के टाइम से क्या रिलेशन है और क्या रेलेवेंस है। तो आपको समझना है कि ये आंदोलन केवल मेस के लिए नहीं था। मेस का बिल बढ़ाना तो बस आग में घी का काम किया था। आप याद करिए कि जब हमको आज़ादी मिली थी तो हमको कैसे कैसे सपने दिखाए गए थे। कहा गया था अंग्रेज़ जब यहाँ से चले जाएंगे, जो तुम्हारा हक खा रहे हैं, इनके जाने के बाद देश में खुशहाली होगी, सबके पास पैसा होगा, गरीबी कम होगी, आपके पास रोज़गार होगा, आपकी फैमिली खुशहाल होगी। जो बच्चा उस समय पैदा हुआ था, पैदा होते नेताओं के ये भाषण सुनता था इलेक्शन में। 1973 में वो बच्चा 23 साल से लेके 30 साल का हो गया था, पर वो देख रहा था कि जो सपना उसको 23 साल से सुनाया जा रहा है वो सच नहीं है। सरकारें बहुत करप्ट हैं, इवन अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा इतनी करप्ट हैं कि जो कुछ भी है मलाई वही खा रहे हैं, आम लोगों तक कुछ पहुँच ही नहीं रहा है, लोग खाए बिना मर रहे हैं। और उसी टाइम मेस की फ़ीस बढ़ा दी जाती है, बच्चे प्रोटेस्ट पे उतर आते हैं। आज भी सेम हाल है। आपके साथ सपना तो है पर सपना सच होता दिख नहीं रहा है। सरकारी नौकरी का सपना लेके जब आप प्रिपरेशन करने जाते हो तो आपको उम्मीद होती है कि वैकेंसी आएगी, पोस्ट खाली होती है पर सरकार वैकेंसीज़ नहीं निकालती हैं। वैकेंसी आती है तो एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, एग्ज़ाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक का प्रोटेस्ट करें तो एफआईआर होती है, जो कि इस टाइम गुजरात में हुआ है। मैं केवल एक कहानी यहाँ पे आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आप पूरा भारत घूम लीजिए, स्टेट बदल जाएगा, सरकारें बदल जाएंगी, पर सिस्टम जो करप्शन का है वैकेंसी को लेके वो बादस्तूर जारी रहेगा। किसी भी स्टेट में किसी भी पार्टी की सरकार हो, सबकी हालत यही है, लोग त्रस्त हैं। हमारे देश में अगर इलेक्शन की एक सीट खाली होती है तो 6 महीना के अंदर वहाँ पे री इलेक्शन करवाना कंपलसरी है, पर हमारे यहाँ हर सरकार के पास लाखों की सीट में सरकारी नौकरी की जो पोस्ट हैं वो वैकेंट पड़ी हैं, पर सरकारें रिक्रूटमेंट नहीं निकालती हैं, देती हैं तो बस इलेक्शन में
वादा कि हमारी सरकार आएगी तो लाखों वैकेंसी आएगी, जो कि सपने की तरह होता है, जैसे कि 1947 से लेके 1973 तक था। आज फिर से लोग बहुत परेशान हैं, स्पेशली बच्चे, हर स्टेट के बच्चे, जहाँ पे देखो करप्शन है, वैकेंसी बेच दी जा रही हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है। आपके हमारे सपनों को बेचा जा रहा है। अगर कोई कंप्लेन करता है तो फोर्सफुली उसको दबा दिया जाता है। मुझे पता है इस चीज़ को लेके कुछ लोग पार्टी और सरकार के बीच में उलझना चाहेंगे, तेरी सरकार मेरी सरकार, तेरी पार्टी मेरी पार्टी। पर एक बात ध्यान से सुन लो आप, सरकार चाहे किसी की भी हो, सिस्टम वैसा ही रहता है। जब तक एग्ज़ाम्स में रिफॉर्म्स नहीं होंगे तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी, चाहे सरकार कितनी भी बदल लें हम लोग। अगर हर चीज़ के लिए एक फ़िक्स टाइम ड्यूरेशन है तो वैकेंसी के लिए क्यों नहीं? क्या ऐसा कोई सेंट्रलाइज रूल नहीं बन सकता कि अगर कहीं पे कोई पोस्ट खाली है तो उसको 6 महीना या 1 साल के अंदर भरा जाएगा? अगर एक बार एडवर्टीज़मेंट आ गया तो 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर उस वैकेंसी पे अपॉइंटमेंट करना कंपलसरी होगा। क्योंकि करप्शन का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है टाइम ड्यूरेशन। एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा डिले होता है, जो करप्शन करने वाले लोग होते हैं उनको उतना ज़्यादा टाइम मिलता है और उतना ही आराम से वो सेटिंग करते हैं, फिर सीटें बेची जाती हैं, इंटरव्यू के मार्क्स तक बेचे जाते हैं। बीपीएससी में बीपीएससी की हालत हमने देखी थी। तो अगर एक प्रॉपर परफॉर्मा होता सरकारों के पास, एक बाइंडिंग ऑर्डर होता कि आपको इतने टाइम में तो रिक्रूटमेंट कराना ही है, और आप देख लो जो रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट आता है और वो बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया जाता है, वहाँ पे करप्शन नहीं होता है या कम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे करप्शन जीरो हो जाएगा, बट ये एक तरीका है। ऐसे बहुत सारे दूसरे रिफॉर्म्स हैं जिससे हम करप्शन को ख़त्म कर पाएँ या ना कर पाएँ, एटलीस्ट मिनिमाइज़ तो कर ही पाएंगे। मैं इस बात को भी नहीं कहता कि सरकार भर भर के वैकेंसी निकाले, पर सरकार जितनी वैकेंसी निकालती है अगर उसको टाइम से कंप्लीट करती तो लोगों को 6-6 साल 7-7 साल एग्ज़ाम के इंतज़ार में बैठना नहीं पड़ता। अपना जो टाइम है जिसमें वो कुछ कर सकते हैं, जो आप कहते हो ना 25 साल से लेके 35 साल वाला टाइम या फिर 20 साल से लेके 30 साल वाला टाइम, ये इम्पोर्टेंट टाइम वो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में ख़राब नहीं करते। पता चलता है, नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भर देते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम कब होगा पता नहीं। कुछ टाइम पहले आप लोगों ने रेलवे के एनटीपीसी का भी हाल देखा था, किस तरीके से प्रोटेस्ट करना पड़ा, तब जाके उन्होंने एग्ज़ाम करवाया, रिजल्ट आया, रिजल्ट में झालमेल हुआ, फिर प्रोटेस्ट हुआ तो रिजल्ट बदला गया। अभी तक उस वैकेंसी को कंप्लीट नहीं किया गया। तो ये मतलब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे किसी स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट है, सबका हाल ऐसा ही है। और जब हम लोग ऐसी बातें कहते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग कहते हैं कि हम लोग भड़का रहे हैं, पर उनको कौन समझाए कि इसको भड़काना नहीं सच बताना कहते हैं। तो लास्ट में मैं फिर से जयप्रकाश नारायण जी की उसी लाइन को दोहराना चाहता हूँ कि अगर आपको लड़ना है तो आपको खुद ही खड़ा होना होगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई दूसरा आदमी आपके लिए लड़ने वाला नहीं है। वैसे ही साल दर साल आप लोगों के लिए ख़राब करते रहोगे, बट कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। आपको खुद ही खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तो अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप तैयार ज़रूर रहना। जय हिंद।